हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आ चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर डेली बेसिस पे जो है वो शाम को 6:30 बजे जो है वो देखने को मिलता है। इस क्लास में जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है 20 प्रश्न जो है लेकर आया जाता है जीएस में, जिसमें जो है सभी प्रश्नों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। जो है ये सभी प्रश्न जो है पीवाईक्यू रिलेटेड हैं और जो पिछले एग्जाम में है वो आए हैं। तो आप लोग अपने इन प्रश्नों से को जो मिलान कीजिएगा कि कितनी आपकी तैयारी बनी हुई है, कि 20 प्रश्न जो आ रहे हैं इसमें से आप लोग कितने प्रश्नों को जो है सही से आंसर कर पा रहे हैं। हम तो आंसर बताएंगे ही, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, लेकिन आप लोग मिलाते हुए चलिएगा कि 20 प्रश्नों में आप लोगों के कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। तो अगर आपके 20 प्रश्नों में 18 से 19 प्रश्न जो है या फिर 15 प्लस जिन जिन भी हमारे भाई लोगों का 15 प्लस सही हो रहा है, वो एकदम बेस्ट स्कोर इस समय कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे अगर आप बीच बीच में छोड़ कर जाएंगे तो जो हिसाब से कुछ जो है समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ताल जो वाद्य है ये तत्ववाद्य क्या है? क्या तत्ववाद्य की बात की जाए तो तत्ववाद्य जो है वो क्या है? क्या यह ताल वाद्य है, तार वाद्य है, ठोस वाद्य यानी घन वाद्य है, या फिर वायु वाद्य सुशीर वाद्य है? तो बात करें जो आपका तत्ववाद्य है वो क्या होता है। तत्ववाद्य की बात करें तो ये आपका जो है एक प्रकार का तार वाद्य है। क्या है? तत्ववाद्य जो है एक प्रकार का कैसा होता है? तार वाद्य होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उनको 4 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो इनको जो है म्यूजिकल जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से तत्ववाद्य जो है वो तार वाद्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तार वाद्य के अंतर्गत आता है। पहला आपका ताल वाद्य है। ताल वाद्य वे होते हैं जिन पर हम लोग आघात कर कर यानी जैसे जिन पर हम जोर दे आघात कर कर यानी पीट कर जो है बजाते हैं, वो क्या होते हैं? ताल वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे आपके चमड़े की जिस पर परत लगे, जैसे तबला हो गया, पखवाज हो गया, ढोल हो गया, मृदंग हो, ये सब क्या है? ये सब आपके ताल वाद्य हैं। वहीं बात करें तार वाद्य की, तो तार वाद्य वे होते हैं जिनमें तार का प्रयोग हो। जैसे यहाँ पर क्या है, वीणा में ऐसे क्या होता है, तार का प्रयोग हुआ था, तो ये क्या होता है? तार वाद्य यंत्र होता है। जैसे सारंगी हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, बीड़ा हो गया, तनपुरा हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक तार वाद्य यंत्र है। वहीं ठोस वाद्य यंत्र क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र वे होते हैं जैसे जो ठोस चीजों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मंजीरा हो गया, घट्टम हो गया, करताल हो गया, जल तरंगम हो गया, ये सब क्या है? ठोस या घन वाद्य यंत्र है। वायु वाद्य यंत्र की बात करें जिसमें हम लोग फूंक मारकर बजाते हैं, वो क्या होते हैं? वायु वाद्य यंत्र हो गए। जैसे पुंगी हो गया, बांसुरी हो गया, तो बांसुरी किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब क्या हो जाएंगे? बांसुरी की बात की जाए तो ये एक जो है वायु वाद्य यंत्र है। आशा करते हैं यहाँ तक के पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया है तो इसी के साथ अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? यानी जो चू फाट नृत्य है इसको किस राज्य में किया जाता है? तो चू फाट नृत्य की बात की जाए, क्या हरियाणा राज्य में होता है, नागालैंड में होता है, पश्चिम बंगाल में, या फिर सिक्किम में? तो बात करें चू फाट नृत्य की, तो चू फाट नृत्य जो है आपका वो किस राज्य में किया जाता है? तो चू फाट नृत्य जो है आपका वो सिक्किम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो चू फाट नृत्य जो है वो सिक्किम राज्य में जो है वह किया जाता है। कौन से राज्य में किया जाता है? तो चू फाट नृत्य आपका सिक्किम में होता है।
वहीं बात करें नागालैंड राज्य की, तो नागालैंड में कौन सा जो है नृत्य होता है, आपको ये बताना है जो नागालैंड राज्य है यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में जो नृत्य होते हैं उनकी आपको बताना है। तो नागालैंड में जैसे आपका रेगमा हो गया, कौन सा रेगमा नृत्य कहाँ पर होता है, तो नागालैंड में होता है। वहीं बात करें सदल केनई हो गया, चोंग हो गया, खैबा हो गया, जेलियांग हो गया, आलूयट्ट हो गया, नूरा हो गया, सॉरी नूरालीम हो गया, ये सब कहाँ पर होते हैं, तो नागालैंड राज्य में जो है मनाए जाते हैं। उसी प्रकार अगर त्रिपुरा से आपसे कोई पूछ ले तो त्रिपुरा में आपका संगाई है, वेलकम है, आपका होजागिरी है, ये सब कहाँ है, त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। हरियाणा की बात की जाए तो सूरज कुंड जो है महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो हरियाणा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, यानी एक जो है वो सही जोड़ा नहीं है, वो कौन सा है, आपको ये बताना है। खाने के डिश है और उनका मिलान किया गया है, तो आपका जो है एक मिलान सही नहीं है, उस चीज़ को आपको बताना है। क्या जहूद जो है वो मेघालय का डिश है, या फिर मैसर टेंगा जो है वो कर्नाटक का है, खोलम की बात करें अरुणाचल प्रदेश का है, सोरपोटेल की बात की जाए तो गोवा का जो है डिश है। इसमें से कौन सा जो है एक डिश गलत है, तो बात करें मैसूर टेंगा जो है आपके कर्नाटक का नहीं है। एक से अरे यार, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन जो है हैंग कर रहा है, अभी जस्ट थोड़ा सा सही करके आपको बताते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर ज़्यादा ही हैंग कर रहा है यार कुछ। तो बात करिए ये मिलाने में से कौन सा सही नहीं है, तो मैसूर टेंगा जो है वो कर्नाटक का जो है डिश नहीं है। कहाँ का डिश नहीं है मैसूर टेंगा, तो जो कर्नाटक राज्य है यहाँ का जो है मैसूर टेंगा डिश नहीं है। कहाँ का है, तो मैसूर टेंगा की बात की जाए तो असम जो है यहाँ का जो है यह डिश है। कहाँ का डिश है, तो असम का जो डिश है वो क्या है, मैसूर टेंगा है, ये कर्नाटक राज्य का नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रश्न के अनुसार राइट हो जाएगी, क्योंकि मैसूर टेंगा जो है वो असम का जो है डिश है। वहीं बात करें काफोली कहाँ का डिश है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो उत्तराखंड का है। धुक्स्का की बात करें तो झारखंड का है। परवाला भाटा की बात करें तो उड़ीसा का है। श्रीखंड की बात करें तो महाराष्ट्र का है। ढोकला या खार बरा की बात करें तो गुजरात का है। परवाला भाटा की बात करें तो उड़ीसा का है। आलू पोस्तो की बात करें तो आलू पोस्तो कहाँ का डिश है, तो आलू पोस्तो आपका पश्चिम बंगाल जो है यहाँ का डिश है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, यानी जो विश्व हेपेटाइटिस डे है वह जो है किस तारीख को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्या 25 जुलाई को, 26 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात की जाए तो इसको जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं बात करें आपका जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपसे अगर आपसे कोई पूछ ले, विश्व स्वास्थ्य दिवस, एक सेकेंड, स्वास्थ्य डे जो है
विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो इसको 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो कैंसर दिवस जो है, विश्व कैंसर दिवस, ये ध्यान दीजिएगा, हमें बस कैंसर लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें रेबीज दिवस की, केवल रेबीज दिवस की बात की जाए तो कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को जो है वह रेबीज दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व रक्तदान दिवस की बात की जाए तो 14 जून को जो है वो विश्व रक्तदान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला फीफा विश्व कप जो है किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? पहला फीफा विश्व कप की बात करें, इसका आयोजन क्या ब्राज़ील देश ने किया था, फ्रांस ने किया था, उरुग्वे ने किया था या फिर इटली के द्वारा किया गया था? तो पहला फीफा विश्व कप के आयोजन की बात की जाए तो इसको उरुग्वे देश के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। कौन से देश ने किया था? उरुग्वे देश ने इसको आयोजन जो है, पहला विश्व कप जो है फीफा विश्व कप है, इसका आयोजन किया था। आयोजन की बात करें तो कब किया गया था? तो साल 1930 में जो है उरुग्वे ने किया था। कब किया था? 1930 में जो है उरुग्वे देश के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो विजेता की बात करें तो इसके उप विजेता कौन थे? तो इसके उप विजेता अर्जेंटीना था। कौन था? उप विजेता की बात की जाए तो अर्जेंटीना था। और किस साल में फीफा विश्व कप नहीं हुआ था? तो सन 1942 में। कब? सन 1942 और 1946 में जो है वो फीफा विश्व कप जो है वो नहीं हुआ था, 2 बार में। इस वर्तमान में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसके जो सन 2022 में हुआ था, कब हुआ था? सन 2022 के फीफा विश्व कप का जो विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना जो है 2022 के फीफा विश्व कप का जो है वह विजेता रहा था। और किसको हराया था? तो फ्रांस को हराकर जो है ये इसने फीफा विश्व कप जीता था। कतर, दोहा में जो है इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर, दोहा में। वहीं बात करें 2026 का जो फीफा विश्व कप कहाँ पर होगा? तो अमेरिका में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो अमेरिका में। भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की बात करें तो उन जो है 94 थी। और कब थी? तो सन 1996 में जो है 94 नंबर पर था। भारत ने 1950 में जो है वो क्वालिफाई किया पर हिस्सा नहीं ले पाया था। सबसे ज़्यादा बार जो है फीफा विश्व कप किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार जो है फीफा विश्व कप को जो है जीता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक की बात की जाए तो क्या किशोर कुमार है, दिलीप कुमार है, देव आनंद है या फिर शशि कपूर हैं? तो जो है रोमांसिंग विथ लाइफ की जो है लेखक की बात की जाए तो देव आनंद इसके लेखक हैं। कौन है? देव आनंद जो है इनकी आत्मकथा है रोमांसिंग विद द लाइफ जो है इनकी बुक है। क्या है? रोमांसिंग विद द लाइफ इनकी जो है वह बुक है। वहीं बात करें जैसे देव आनंद की रोमांसिंग विद द लाइफ हो गई। किशोर कुमार की बुक की बात की जाए, जो किशोर कुमार है इनकी बुक कौन सी है? तो किशोर कुमार की बुक है द यूटीमेट बायोग्राफी। क्या है? द यूटीमेट बायोग्राफी, सॉरी यूटीमेट नहीं, यूल्टीमेट, द यूल्टीमेट बायोग्राफी किसकी है? तो किशोर कुमार की है। दिलीप कुमार की बुक की बात की जाए तो दिलीप कुमार की बुक का नाम क्या है? द सब्सटेंस एंड द शैडो। क्या है? द सब्सटेंस एंड द शैडो। द सब्सटेंस, द सब्सटेंस एंड द शैडो। क्या है? द सब्सटेंस एंड द शैडो जो है वो किसकी बुक है? तो दिलीप कुमार की है। क्या होगा? द सब्सटेंस एंड द शैडो जो है वह दिलीप कुमार की
बुक है। किसकी बुक है? दिलीप कुमार की बुक है। वहीं ऋषि कपूर की बुक की बात की जाए तो गुलाम कुल्ला है। क्या है? गुलाम खुल्ला जो है वो गुलाम को नहीं, खुल्लम खुल्ला जिसको कह सकते हैं, खुल्लम खुल्ला जो बुक है किसकी है? ऋषि कपूर की है। अनुपम खेर की बुक है डिफरेंट बट नॉट लेस, जो सन 2025 में प्रकाशित हुई थी। ये अनुपम खेर की बुक है। किसकी बुक है? अनुपम खेर की है। मनोज वाजपेयी की बुक की बात की जाए तो द डेफिनेटिव जो है वो किसकी है? मनोज वाजपेयी की बुक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मातृत्व राहत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मातृत्व जो राहत है इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 47 में या फिर आर्टिकल 39A में। तो मातृत्व जो है किसका? मातृत्व राहत का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो मातृत्व राहत की प्रावधान की बात की जाए तो इसका जो है प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 42 में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 42 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। वहीं बात करें आर्टिकल 45 में, तो आर्टिकल 45 में 6 साल तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। किसकी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है बात किस में की गई है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है बात की गई है। अनिवार्य शिक्षा की जो है बात किस में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 45 में। और कितने वर्ष के बच्चों को? तो 6 साल तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है आर्टिकल 45 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। वहीं बात करें आर्टिकल 47 की, तो आर्टिकल 47 में क्या प्रावधान है? पोषण स्तर का जो है, पोषण स्तर जो है इसका प्रावधान किया गया है। पोषण स्तर हो गया, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देने का जो है प्रावधान इसमें किया गया है। आर्टिकल 46 की बात की जाए तो आर्टिकल 46 में SC ST पिछड़े वर्ग उनके आर्थिक हितों की समृद्धि के जो है बढ़ावा देने की जो है बात आर्टिकल नंबर 46 में किया गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल क्या? आर्टिकल 41 है, 44 है, 48 है या फिर 51 है। तो कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 51 के तहत जो है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 51 के तहत जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। वहीं बात करें आर्टिकल 48 में रोग हत्या पर रोक है। राज्य कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास किया गया है। पशुपालकों और जो दुधारू पशु हैं उनके जो है बचाव और जो है रोकथाम जो है रोगों से बचाव के लिए जो है बात की गई है। आर्टिकल नंबर 49 की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है। और 50 की बात की जाए तो उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो है बंटवारे की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मौलिक कर्तव्य को किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के साथ समाप्यता है? यानी मौलिक कर्तव्य जो है क्या मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में, नागरिक अधिकारों पर प्रसंविदा है या फिर जिनेवा समझौता या फिर संयुक्त चार्टर है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर है। तो बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र है। क्या है? मानव अधिकारों का जो है सार्वजनिक घोषणा पत्र के अंतर्गत जो है साम्यता जो है वो रखा गया है। किसके अंतर्गत? मानव अधिकारों का जो है घोषणा पत्र जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था? तुलादान प्रथा जो है इसको कौन से शासक ने अपनाया था? तो तुलादान की प्रथा की बात की जाए तो तुलादान की प्रथा को सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया था?
तो इसकी बात की जाए तो तुलादान जो है वो कौन से राजा जो है तुलादान की जो है वह प्रथा को अपनाया था। तो तुलादान क्या हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तुलादान की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा जो है अपनाया गया था। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा अपनाया गया था। इसके मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा दिल्ली में है, जिसे विश्व धरोहर सूची में जो है सन 1993 में शामिल किया गया था। इसका जन्म 1508 में हुआ था और 1530 में इसका जो है राज्याभिषेक हो गया था। इसके 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक एक ये खुद हुमायूं था। बात करें 1531 में इसने कालिंजर का युद्ध लड़ा था और जो है 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह की जो है स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा था गंगा नदी के किनारे पर, जिसमें यह शेरशाह सूरी विजयी हो गया था। शेरशाह की उपाधि जो जीएसटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था, जिसने शेरशाह की उपाधि जो है वो धारण किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत जो है व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की बात करें तो क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या फिर अकबर ने। तो पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की बात की जाए तो शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसने ही जीएसटी रोड जो है, ग्रैंड ट्रक रोड जो है, इसका निर्माण करवाया था। इसकी मृत्यु की बात की जाए तो शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गया था। कालिंजर का जो किला है उसमें बारूद फटने के कारण से इसका असली नाम की बात की जाए तो इसका असली नाम क्या था, फरीद खां जो है इसका असली नाम था, जो सूर्यवंश का शासक था। 1540 से 45 तक इसने शासन किया था। इसने गज-ए-सूरी जो है भूमि मापन के लिए जो है ये चलाया था और इसने आधुनिक रुपया जो है इसका भी प्रचलन किया था। इसकी मकबरे की बात की जाए तो सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। भारतीय इस्लामिक जो है वास्तुकला में जो है वो बना हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म झरना सही सुमेलित नहीं है। क्या मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में है, तप्ता पानी उड़ीसा में है, ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में है, नारायणी गुजरात में है। तो जो गर्म पानी का झरना है उसका कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो बात करें नारायणी जो झरना है आपके गुजरात में नहीं अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो नारायणी झरना जो है ये आपके गुजरात में नहीं राजस्थान में अवस्थित है। कौन से जिले में अवस्थित है, सॉरी कौन से राज्य में, राजस्थान में जो है ये अवस्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में है, जबकि ये गुजरात में नहीं है। वहीं बात करें अनहोनी जो है झरना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ज्वालामुखी झरना हिमाचल प्रदेश में है। बक्रेश्वर झरना की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, और गौरीकुंड जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि झील और उनके स्थान का सही जो है कूट मिलान करना है। सेला झील की बात करें तो यहाँ पर आप जो है आपका नाम ही नहीं दिया, तो सेला झील जो है या साला झील जिसको भी कहते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है। साला झील की बात की जाए तो साला झील आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर साला झील अवस्थित है। बदखल झील की बात करें, कौन से झील, बडखल झील जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, आपका बदखल झील जो है हरियाणा राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो बडखल झील जो है हरियाणा में है। लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो लोकटक झील आपका कहाँ पर है, मणिपुर में अवस्थित है। जिसमें जो है एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में ही अवस्थित है। कौन सा, केबुल नाम जाओ है। वही बात करें आपका अगला है काली वेली झील। कौन सा, काली वेली झील की बात की जाए तो काली वेली झील जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो काली वेली झील जो है वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य जो है यहाँ पर काली वेली झील जो है वो अवस्थित है। आशा करते हैं कि यहाँ का पॉइंट आपको क्लियर हो गया। वहीं बात करें
जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है। कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा है। और दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाया जाता है। और बात करें ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चारागाह और राज्य का सही सुमेल करना है। तो यहाँ पर चारागाह के बस नाम दिए गए हैं, उसका सही सुमेल जो है वो नहीं दिया गया है। क्या चारागाह और राज्यों का सही सुमेलन किया गया? तो यहाँ पर जो है दिए ही नहीं गए, तो इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा जो है किस वर्ष में जो है प्रकाशित की गई? तो पहली मानव विकास रिपोर्ट की बात की जाए यूएनडीपी के द्वारा जो है वो जो है मानव विकास रिपोर्ट HDR जो है पेश की जाती है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? HDR होता है। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है मानव विकास सूचकांक को कहते हैं। इसको जो है यूएनडीपी के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। तो क्या सन 1990 में, 1980 में, 1999 या फिर 1905 में पेश की गई थी? तो पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ था भारत का? तो 1990 में जो है भारत का जो है पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक के आयाम की बात करें तो स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर को जो है देखकर जो है मानव विकास सूचकांक जो है वो पेश किया जाता है। इन सभी को देखकर ही पेश करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? FCCB का पूर्ण रूप क्या फॉरेन करेंसी कॉमर्शियल बांड होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बांड बैंक होता है, या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, या फिर फॉरेन करेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है? तो FCC के फुल फॉर्म की बात करें तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है वो FCC जो है इसका फुल फॉर्म होता है। वही बात करें अगर आपसे आप जाए CPI का फुल फॉर्म, CPI, अगर CPI का फुल फॉर्म कोई आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CPI का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। MSP की बात की जाए अगर आपसे, MSP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। वहीं आपसे अगर कोई पूछ ले NEFT, क्या NEFT का फुल फॉर्म? तो NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वेक्टर यानी सदिश मात्रा है? क्या समय है, तापमान है, दूरी है, या फिर वेग है? तो सदिश की बात की जाए जिसमें दूरी और जो है दिशा दोनों होती है वो क्या होते हैं? सदिश मात्रा होते हैं। समय में केवल क्या होती है? मात्रा जो है परिणाम होता है। तापमान में भी केवल परिणाम होता है। दूरी में भी केवल परिणाम होता है। जबकि वेग में समय और दिशा जो है वेग में क्या होती है? दूरी और जो है दिशा जो है दोनों होती है। इसलिए वेग क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? वेग सदिश राशि है। अदिश राशि वे होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, और सदिश वे होती हैं जिनमें परिणाम और जो है दिशा दोनों होता है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और अन्य सदिश राशियों में बात करें जैसे आपका वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, आवेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉलम A को कॉलम B से बीच खाद्य श्रृंखला को सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला ही नहीं दिया, तो मिलान क्या करेंगे हम लोग? जो है इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि स्लाइड में जो है पूरी तरह से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो है हम लोग पूरी तरह से जो है AI बेस्ड जो है ये PPT स्लाइड जो है जनरेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत जो है वो बार बार देने के बाद भी जो है नहीं दे पाता है, इसलिए हम उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी की बात की जाए तो क्या कैमरन ग्रीन है, मसीथा पथिराना है, ऋषभ पंत हैं या फिर श्रेयस अय्यर हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी की बात की जाए 2026 की IPL नीलामी में तो कैमरन ग्रीन जो हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी 2026 की IPL के लिए बने हैं। जो है IPL की शुरुआत जो है सन 2008 में हो गई थी। कब हुई थी? सन 2008 में जो है IPL की शुरुआत हुई थी। कैमरन ग्रीन को जो है 25.2 करोड़ रुपए में जो है वो KKR ने खरीदा है। किसने खरीदा है? तो KKR के द्वारा जो है कैमरन ग्रीन को जो है 25 करोड़ 20 लाख रुपए में जो इसको खरीदा गया। और दूसरे सबसे महंगे कौन है? तो दूसरे सबसे महंगे मथीना पथिराना हैं, जिनको जो है कितने रुपए में खरीदा गया है? तो 18 करोड़ में KKR ने ही खरीदा है। और सबसे महंगे भारतीय की बात करें तो CSK के जो है ऋषभ पंत को खरीदा गया था। 14 सबसे महंगे भारतीय जो हैं कौन है? CSK में खरीदे गए हैं। वो कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसको 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये कौन सा नंबर का होगा? तो 19वें नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा? 19वें नंबर का जो है ये होगा। इतिहास में सबसे महंगे जो है भारतीयों में बात करें तो ऋषभ पंत रहे हैं और विश्व में भी रहे हैं, क्योंकि 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा खरीदा गया था। और दूसरे नंबर के श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब क्या भारत ने, हांगकांग, चीन ने, मलेशिया ने या फिर ब्राज़ील ने जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप 2025 के खिताब की बात की जाए तो इसको भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने इसको जीता है। कबड्डी के दोनों वर्ग का विजेता भी, खो खो के दोनों वर्ग का विजेता भी जो है भारत रहा था। ICC हॉल ऑफ फेम में जो है 11वें खिलाड़ी के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को जो है शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आज का आपका होमवर्क का प्रश्न है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है, कौन सा ट्रॉफी? चैंपियन ट्रॉफी भारत ने किसको हराकर जीता था? इसका जो है आप लोग जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और अपना जो है स्कोर बताना कमेंट में मत भूलिएगा कि जबकि 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए थे और कितने प्रश्न पे आप लोग जो है बझ रहे हैं। जिससे अगर आपके 15 प्लस सही हो रहे हैं तो आप लोग जो है एकदम बेस्ट तैयारी के फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि जो है सभी प्रश्न जो है GS के तो नहीं सही होता है, लेकिन 15 प्लस हैं तो आप लोग जो है ठीक ठाक एवरेज जो है स्कोर से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना जो है फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।